आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी भी तैयारी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज अपने इस सेशन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। बाघ अभयारण्यों से संबंधित चर्चा आज के इस सेशन में देखने को मिलेगी कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व आज की तिथि में अधिसूचित हैं, भारत में कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसकी चर्चा हमने पूर्व में कर लिया। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा हमने कर लिया। उसी क्रम में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की। जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बेसिक रूप से कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आइए एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। जब टाइगर रिजर्व की बात आती है तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्री। तो भारत में टाइगर के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि टाइगर रेंज कंट्री क्या हैं, कौन कौन से देश टाइगर रेंज कंट्री के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं टाइगर रेंज कंट्रीज़ के बारे में, जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि टाइगर रेंज कंट्रीज़ के अंतर्गत 13 ऐसे एशिया के देश शामिल हैं जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो टाइगर रेंज कंट्री के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? सबसे पहले 13 देश शामिल हैं और ये 13 के 13 जो देश हैं ये एशियाई देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अपना प्यारा देश भारत के साथ भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए, भूटान हो गए, चाइना हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा होगा ईरान और पाकिस्तान। तो सब मिलाकर विश्व में कुल 13 ऐसे देश हैं जहां पर बाघों की आबादी पाई जाती है। और इन 13 देशों ने मिलकर इसको लेकर काम करने का प्रयास भी शुरू किया वर्ष 2010 में। अभी हम उस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ये समझा कि विश्व में कुल 13 टाइगर रेंज देश हैं और इन टाइगर रेंज देश में सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश आ जाते हैं। इनका नाम भी याद करना आपके लिए आसानी होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान और ईरान को भी इसमें आपको जोड़ देना है। वर्तमान में यदि हम बात करें जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, जैसे 13 टाइगर रेंज के देश आपको देखने को मिलते हैं, इनमें से यदि हम बात करें तो जो 70% पॉपुलेशन है, 70% जो टाइगर की आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है। बाकी के जो 30% टाइगर की आबादी है वो 12 अन्य देशों में देखने को मिलती है। इस रेंज के 12 अन्य देशों में देखने को मिलती है, लेकिन 70% जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो भारत के अलावा अन्य देशों में लगातार इनकी संख्या, भारत और नेपाल को छोड़ दो आप, बाकी के अन्य देशों में इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। बाघों की यदि हम बात ना करें, थोड़ा सा बृहद परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हमारे हैं जो लगातार समाप्त हो रहे हैं। और उनके समाप्त होने के पीछे जो पहला कारण है वो है उनके आवास का समाप्त होना, उनके आवास का विघटन। तो आवास समाप्त हो रहे हैं, जो उनके प्राकृतिक आवास हैं समाप्त हो रहे हैं, और प्राकृतिक आवासों के समाप्त होने के कारण धीरे धीरे प्रभाव इन वन्यजीवों पर आ रहा है और इनकी आबादी अब सीमित होती जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो वन्यजीवों की आबादी के घटने का कारण है, पहला तो हो गया आवास, दूसरा जो प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो है शिकार। वन्यजीवों का शिकार भी बड़े पैमाने पर अन्य आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार की जो औषधीय प्रयोग हैं या जो भ्रांतियां हैं उनके चलते भी होता है। मांस के लिए भी शिकार होता है, हड्डियों के लिए भी शिकार होता है, साथ ही साथ अन्य चीज़ों के लिए भी विभिन्न संदर्भों में इनका शिकार किया जाता है। तो जो वन्य जीवों की आबादी कम हो रही है उसके दो प्रमुख कारण आपको देखने को मिलते हैं। पहला है आवास का विघटन और दूसरा है शिकार। अवैध जो शिकार हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, अवैध शिकारी जो हैं लगातार इन क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं और उसी के चलते ये समस्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली बात, अभी तक जितना हमने देखा टाइगर रेंज कंट्री क्या होती हैं,
हमने समझा, टाइगर रेंज कंट्री के बारे में हमने देखा और उनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। टाइगर रेंज कंट्री पर अभी हम दोबारा आएंगे, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि टाइगर रेंज कंट्री तो बाद में आती है, सबसे पहले आपका आता है जो कि भारत के संदर्भ में है प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पे बात हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो बात आती है वर्ष 1973 की। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की जब हम बात करते हैं तो वर्ष 1973 की बात आती है। उस समय हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप ही, उन्हीं की एक दूरदर्शी सोच थी जिसके फलस्वरूप ही प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, और उसी के बाद से कि किस प्रकार से वन्य जीवों को संरक्षित करना है, वन्य जीवों की आबादी को बचाए रखने के साथ साथ जो वनस्पतियां हैं उनको भी संरक्षित करना है। तो इस संदर्भ में इंदिरा गांधी द्वारा प्रयास किया गया, इनके समय काल में ये प्रयास हुआ। लेकिन जब वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, उससे एक वर्ष पहले हमें जाना है, बात आती है वर्ष 1972 की। वर्ष 1972 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसी को आप बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 टाइगर जो बाघ अभ्यारण्य हमारे अधिसूचित किए जाने थे, या प्रोजेक्ट टाइगर जो थे, उसके एक वर्ष पूर्व लाया गया था। अब वन्यजीव संरक्षण के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें टोटल आपको 6 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं इसमें? तो कुल इसमें 6 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 6 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो 6 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से कितनी अनुसूचियाँ हैं जो एनिमल से संबंधित हैं या वन्य जीवों से संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 5 तक ये वन्य जीवों से संदर्भित है, संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 6 की यदि हम बात करें कि भाई अनुसूची 6 का संबंध कहाँ से है, तो याद रखिएगा अनुसूची 6 का संबंध पौधों से हैं, ऐसे कुछ विशेष पौधों से है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अनुसूची 6 जो है ये पौधों से संबंधित हो जाती है, और अनुसूची 1 से लेकर 5 तक की जब हम बात करते हैं तो ये वन्य जीवों से संबंधित है, वन्य जीवों से जुड़ी हुई है। अब ये जो अनुसूचियाँ हैं, जैसे अनुसूची 1 और 2 में शामिल जीवों की हम बात कर लें तो उनका शिकार पूर्ण रूप से वर्जित है। उनका शिकार करने पर जुर्माना के साथ साथ लंबी सजाएं भी होती हैं। ठीक है, और इसमें जो लुप्त प्राय श्रेणी के जानवर होते हैं लगभग उन्हीं को यहाँ पे रखा जाता है। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनुसूची 5 आती है। अनुसूची 5 की जब हम बात करें, इसमें कुछ ऐसे जानवरों को शामिल किया जाता है, ऐसे वन्य जीवों को इसमें शामिल किया जाता है जिनका शिकार किया जा सकता है, जिनका शिकार किया जा सकता है। ठीक है, शिकार किया जा सकता है किस संदर्भ में? जब अनुसूची 5 में शामिल किसी भी जीव द्वारा मानव के प्रति खतरा हो, या जो आप कह सकते हैं एक शब्द अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वर्मिन, जब उसको वर्मिन घोषित कर दिया जाए, ठीक है, या नुकसान पहुंचा रहे हों, बहुत ज़्यादा नुकसान उससे पहुंच रहा हो, तब उसके शिकार की अनुमति होती है। और ये किस अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 5 में। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम बात करें, नील गाय आप जानते होंगे, नील गाय का शिकार आम दिनों में नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ संदर्भों में नील गाय का शिकार भी होता है जब सरकार अनुमति देती है, स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है। इसी प्रकार बंदर हैं, बंदरों का संबंध विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष हजारों की संख्या में बंदरों को मारना पड़ता है। क्यों
क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न करते हैं मानव जीवन पर, और क्योंकि ये 5 में, अनुसूची 5 में शामिल हैं, तो इसके लिए राज्य सरकार जब आदेश जारी करती है, राज्य सरकार जब प्रावधान करती है, फिर इनका शिकार किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अनुसूची 5 के बारे में याद रखिएगा कि इनमें जो शामिल जीव हैं उनका शिकार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार हमें अनुमति देती है। और 1 से लेकर के 4 तक जो शामिल है, विशेष रूप से 1 और 2, अनुसूची 1 और 2 में जो जीव शामिल है उनका शिकार किसी भी परिदृश्य में, किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकता है। तो इन अनुसूचियों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और विशेष रूप से अनुसूची संख्या 6 के बारे में, जहाँ पर पौधों के बारे में बात की गई है, और ऐसे पौधे जिनकी खेती करना वर्जित है। तो जिन पौधों की खेती करना वर्जित है उनको भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में जगह दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूचियों के बारे में इतनी जानकारी हमारे परीक्षा के लिए पर्याप्त है। इतनी जानकारी से यदि यूपीएससी का भी कोई प्रश्न बनता है तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आइए उसके बारे में हम देख सकते हैं। टाइगर रेंज कंट्री, ठीक है। टाइगर रेंज कंट्री के बारे में हमने देखा कि कुल इसमें कितना देश शामिल हैं, 13 देश शामिल हैं, और ये जो देश हैं ये एशियाई देश हैं। ठीक है, एशियाई देश इसमें शामिल हैं, ये हमने देखा। और आपको बता दें कि इन जो टाइगर रेंज कंट्री हैं, जब ये संगठन बना तो सबसे पहली बार वर्ष 2010 में ये इकट्ठा हुए। वर्ष 2010 में ये इकट्ठा कहाँ पे हुए यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, वर्ष 2010 में ये रूस में इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुए? रूस में इकट्ठा हुए। और जब रूस में इन्होंने एक बैठक की तो इन्होंने बताया कि अब हम कब मिलेंगे? अब हम पुनः मिलेंगे, 12 वर्षों के बाद मिलेंगे, और 12 वर्षों के बाद जो हमारा संख्या है उसको दोगुनी करनी रहेगी। इन्होंने बोला कि 2010 के बाद अब हम 2022 में मुलाकात करेंगे, और 2022 में जब हम मुलाकात करेंगे तो इन 12 वर्षों में हमें क्या करना है? इन 12 वर्षों में हमें करना है टाइगर की आबादी को डबल। ठीक है, टाइगर की संख्या जो है उसको दोगुनी करनी है। ठीक है, तो जब ये मिले तो इन्होंने घोषणा किया कि अब हम जो है 12 वर्षों के बाद मिलेंगे, 2022 में मिलेंगे, और 2022 में जब हम मिलेंगे तो हम सभी अपने यहाँ जो मौजूदा टाइगर की संख्या है उसको दोगुना करके मिलेंगे। अब कितने देशों ने ये कर लिया? क्योंकि 2022 की डेडलाइन तो पूरी हो गई, तो सबसे पहले भैया इसमें नेपाल ने अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगनी कर लिया। नेपाल 2018 में इसने बाघों की जो मौजूदा संख्या 2010 में थी उसको इन्होंने दोगुना कर लिया 2018 में। भारत की बात करें तो दूसरा देश इसमें भारत बना था, और भारत ने भी 1 वर्ष के बाद ही, नेपाल के ये लक्ष्य प्राप्त करने के 1 वर्ष बाद ही अपनी संख्या को दोगुना कर लिया था। तो नेपाल और भारत ये दोनों याद रखने हैं। नेपाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं अच्छी खासी संख्या में, और नेपाल का जब आप मैप देखते हैं, कुछ इस तरह से मैप देखते हैं ना, तो नेपाल के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इन्हीं तराई के क्षेत्रों में हैं, इन्हीं तराई के क्षेत्रों में हैं। और इनका 2 राजमार्ग इनके देखने को मिलते हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट, एक है ईस्ट टू वेस्ट, एक नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो जो इनका ईस्ट से वेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राजमार्ग इनके सभी राष्ट्रीय उद्यानों से होकर के गुजरता है, और इसमें एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका बर्दिया नेशनल पार्क। ठीक है, एक इनमें आगे आप बढ़ेंगे तो चितवन नेशनल पार्क, ये 2 प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, लेकिन बर्दिया लगातार चर्चा में था क्योंकि 4 महीने पूर्व यहाँ पर एक बाघ ऐसा था जिसने लगभग 36 लोगों के मौत के घाट उतार दिया था, 36 लोगों को। और ये जो शिकार करता था वो शिकार इसी राजमार्ग पे करता था, ईस्ट टू वेस्ट इनका जो राजमार्ग है, क्योंकि वो बर्दिया नेशनल पार्क से होकर जाता था। तो जो बाइकर्स होते थे वो बाइकर्स पर हमला करता था और उनको अपना शिकार बनाता था। तो बर्दिया नेशनल पार्क और चितवन दोनों आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। अब ये जो टाइगर की आबादी को दोगुना करने की योजना थी, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया TX2। ठीक है,
TX2 इसका नाम रखा गया। याद रखिएगा, इस योजना का नाम था TX2, जिसके माध्यम से बाघों की संख्या को दोगुनी करनी थी। अब बात आती है कि भाई वर्ष 2022 ही लक्ष्य क्यों रखा गया? वर्ष 2024 भी रखा जा सकता था, वर्ष 2020 भी रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य 2022 ही क्यों रखा गया? तो आपको बता दें, क्योंकि इस रेंज टाइगर रेंज जो कंट्रीज हैं उसमें चीन भी शामिल है, और चीन ने बोला था कि वर्ष 2022 को हम चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर, याद रखिएगा, चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर के रूप में हम मनाएंगे वर्ष 2022 को, और इसीलिए वर्ष 2022 ही लक्ष्य रखा गया था। क्यों? क्योंकि वर्ष 2022 को चीन चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका था, इसीलिए 2022 का लक्ष्य रखा गया था। तो इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है टाइगर गणना रिपोर्ट। भारत में जो टाइगर गणना रिपोर्ट है ये प्रत्येक 4 वर्ष पे जारी की जाती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट 2022 की जो थी वो 2023 में जारी की गई, ठीक है। मतलब अगली कब जारी होगी? अब अगली रिपोर्ट अब 2026 में जारी की जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस वर्ष की रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट है वो जारी की जा चुकी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको देखना है, जैसे आप जानते हैं 29 जुलाई की तिथि, 29 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? तो आप सबको पता होगा कि 29 जुलाई की जो तिथि है, 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में 29 जुलाई की तिथि को हम मनाते हैं। अब बात आती है कि जो टाइगर सेंसस जारी हुआ, जो टाइगर गणना रिपोर्ट जारी हुई, उसके अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, उसमें कितने बाघ हैं? तो बताया गया कि भारत में मौजूदा जो बाघों की संख्या है मिनिमम वो है 3167, और वो राज्य जहां पर बाघ सबसे ज़्यादा है भारत के, तो वो राज्य आपका है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। एमपी में है 526 टाइगर रिजर्व बाघ, और दूसरे स्थान पे आता है कर्नाटक, जहां पर 524 बाघ देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक हमेशा आगे पीछे ही रहते हैं, कभी मध्य प्रदेश आगे कभी कर्नाटक आगे रहता है। तो यहाँ पे टोटल संख्या आपको पता होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। ये आपकी रिपोर्ट ओपन हो रही है, आधिकारिक ये रिपोर्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट है, और इसमें जानकारी दी गई है। आइए देख लेते हैं एक एक करके। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम पॉपुलेशन एस्टीमेट कितना है भारत में? 3167। तो भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार कुल जो बाघों की आबादी है कम से कम वो 3167 है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई कि किस प्रकार से गणना किया गया, कितने कैमरे थे, कितने लोगों ने सर्वे किया, कितने किलोमीटर तक सर्वे किया, वो आपके काम की विषय वस्तु नहीं है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। अब ये देख रहे होंगे कि भारत में किस प्रकार से बाघों की जो आबादी है वो बढ़ी। जिस प्रकार से हमने संरक्षण पर फोकस किया, उसके बाद से देखने को मिलता है कि 2006 में 1014, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 बाघ, और अब जाकर आपको देखने को कितना मिल रहा है? अब जाकर आपको देखने को मिल रहा है 3167 बाघ, ठीक है। तो लगातार जब से हमने काम करना शुरू किया इस दिशा में, हमारे यहाँ लगातार जो बाघों की आबादी है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, उसका निचोड़ मैं अभी आपको नोट डाउन करा देता हूं, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये रिपोर्ट आप भी NTCA की वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पर ये रिपोर्ट मिल जाएगी। हर तीसरे महीने भी वहां पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इस रिपोर्ट में विशेष रूप से रीजन वाइज दिखाया है कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, किस रीजन में कम हैं। जैसे पश्चिमी घाट की बात की गई है, शिवालिक रेंज की बात की गई है, नीलगिरी रेंज की बात की गई है। इस प्रकार से इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है।
जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शिवालिक हिल्स की बात हो रही है, सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट हिल की बात हो रही है, सुंदरबन की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है उन सब के बारे में बात हो रही है। भारत में बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैप आप देख लीजिए। भारत में कहाँ पर किस राज्य में कितने बाघ हैं उस आधार पर एक रेड जोन दिखाया गया है। अब इस जोन को यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है, विशेष रूप से ये जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, जो कर्नाटक वाला पार्ट है, ये जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर बाघों की जो आबादी है वो बहुतायत आपको देखने को मिल रही होगी। इसके बाद यदि आप ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड का रीजन पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश का पड़ता है। यहाँ पर बाघों की संख्या बहुतायत आपको देखने को मिल रही होगी। ये वाला जो रीजन है आपको देखने को मिल रहा है, ये वाल्मीकि बिहार का रीजन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क का रीजन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का रीजन है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि असम में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी हैं, साथ ही साथ फिर अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका जो संकेंद्रण है, यदि हम बात करें बाघों का जो संकेंद्रण है भारत में उसकी हम बात करें तो इनका संकेंद्रण सेंट्रल पार्ट में ही देखने को मिलता है, मध्य भाग में भी देखने को मिलता है। मतलब जो आपका कर्नाटक वाला रीजन है, जो आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है, इस रीजन में बाघों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा आपको संपूर्ण भारत में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी जानकारी दी गई हैं। जैसे अब गैंगेटिक प्लेन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रेड वाला जो है वो कैमरा ट्रैप विद टाइगर कैप्चर, ये जो रेड वाले एरिया हैं यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो कैमरा ट्रैप लगाए गए थे वहाँ पे बाघ उस कैमरा ट्रैप में आपको देखने को मिले हैं। अब जो ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर वाला एरिया है, इसमें बताया गया कैमरा ट्रैप कवरेज। हालांकि इसमें हो सकता है जैसे क्या है कि जब बाघ की हम गणना करते हैं ना तो कई बार उनके चित्रों के आधार पे करते हैं जो उनकी पिक्चर मिलती है, कई बार उनके जो पग मार्क होते हैं उनके आधार पे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बाघों की गणना के और उन्हीं सभी तरीकों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि किस आधार पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो टाइगर प्रेजेंस फ्रॉम जेनेटिक, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे जेनेटिकली टाइगर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन दिखाए गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर आपको नहीं जाना है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें एक एक करके टाइगर रिजर्व को देखें कि भारत में जो टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं वो किन प्रांतों में देखने को मिलते हैं और आज के समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। आज के समय में यदि हम बात करें तो भारत में कुल जो टाइगर रिजर्व हैं, सबसे पहले कुल संख्या पता होना चाहिए। कुल संख्या जो है वो है 53। भारत में आज की तिथि में जो आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित हो गए हैं उनकी संख्या है 53। 53वां कौन था यदि हम बात करें तो 53वां जो टाइगर रिजर्व बना था वो उत्तर प्रदेश का था, जिसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व। इससे पहले कौन सा बना था तो राजस्थान का था रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इससे पहले कौन सा था रामगढ़ विषधारी के पहले कौन सा था तो ये था तमिलनाडु से संबंधित, जिसका नाम था श्री विल्लुपुत्तूर, ठीक है, मेघमलई टाइगर रिजर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक एक करके हम राज्यों का मैप देखेंगे और साथ ही साथ उस राज्य में जो भी टाइगर रिजर्व हैं उसको नोट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितनी बेसिक जानकारी थी वो हमने समझ लिया, उसको उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने नोट अभी तक नहीं किया होगा तो उसको नोट अवश्य आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक राज्य का हम मैप देखेंगे और मैप के आधार पे फिर हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक मैप दिख रहा है, इससे थोड़ा सा आपका यह भी परिचय हो जाएगा कि आप मैप को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। किस राज्य का मैप है इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप किसी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है ये मैप है छत्तीसगढ़ का। किसका मैप है? छत्तीसगढ़ का। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि चलिए अब छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात कर लेते हैं।
छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं और ये तीनों के तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पहला आपको देखने को मिलता है उदंती सीतामढ़ी। पहला आपको देखने को मिलता है उदंती सीतामढ़ी, सिर्फ नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अचानकमार। अचानकमार हो गया, उदंती सीतामढ़ी हो गया, और एक तीसरा जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलता है उसके बारे में पता होना चाहिए, इंद्रावती। तीसरा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है इंद्रावती। 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद हम पढ़ते हैं बिहार, और बिहार के बारे में हम देखते हैं बिहार के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बिहार में आप जानते हैं एक ही नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है और एक ही टाइगर रिजर्व आपको बिहार के संदर्भ में देखने को मिलता है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि चंपारण में स्थित है। ये टॉप में आपको देखने को मिलता है और इसकी जो सीमा है वो नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से लगती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि के बाद पुनः हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा राज्य, और तीसरा राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रमुखता से जो राज्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है असम। असम में आप जानते होंगे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं। एक सिंघी गैंडों के आवास स्थल के रूप में ये विश्व विख्यात है। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो है काजीरंगा और मानस। पहला काजीरंगा टाइगर रिजर्व, दूसरा मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। तीसरा जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है नामेरी टाइगर रिजर्व। तीसरा टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है नामेरी टाइगर रिजर्व, और नामेरी के बाद जो अगला देखने को मिलता है चौथा, उसका नाम है ओरंग टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। जैसे आप देख रहे होंगे मानस, ओरंग, नामेरी और काजीरंगा, ये 4 नेशनल पार्क भी हैं और इन चारों नेशनल पार्कों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं प्रमुखता से, 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं? तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है पक्के टाइगर रिजर्व, कुछ इस स्थान पे है। पहला पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा आता है नामदफा टाइगर रिजर्व। इस रीजन में आपको देखने को मिलता है नामदफा टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व हो गया, नामदफा टाइगर रिजर्व हो गया, और तीसरा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये है कोमलांग टाइगर रिजर्व, और आपको पता होगा ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व था। कोमलांग टाइगर रिजर्व ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व था। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व आपको पता हो गए, कोमलांग, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व। तो आपको क्या करना है, एक एक राज्य नोट करते जाइए और उस राज्य से संबंधित जो भी टाइगर रिजर्व हैं उसको वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला राज्य आपको देखने को मिलता है आपका महत्वपूर्ण राज्य है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैप इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है कि आपको पता चल सके कि किस राज्य की हम बात कर रहे हैं। ये जान रहे होंगे आप, ये मैप किसका है? ये मैप है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या देखने को मिलता है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम
टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के बाद फिर बात आती है अगले राज्य की, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने नए राज्य की, तेलंगाना की। ये आपका तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना के जो टाइगर रिजर्व हैं, जब हम उसकी बात करें तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमराबाद। और अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश के ही टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, क्योंकि ये तेलंगाना राज्य में पड़ गया विभाजन के बाद, इसलिए इसका नाम बदला गया अमराबाद टाइगर रिजर्व। और अमराबाद टाइगर रिजर्व के बाद अगला देखने को मिलता है कंवल टाइगर रिजर्व। उसी स्थान पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के बाद अगला राज्य आपको देखने को मिल रहा है, और इसका सिर्फ और सिर्फ आधा मैप मैंने यूज़ किया है, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है इसके उत्तरी भाग में स्थित है। ये मैप है मिजोरम का। किस राज्य का मैप है? ये मिजोरम का मैप है। और मिजोरम में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, और वह भी मिजोरम के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है। मिजोरम में स्थित जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? डंपा टाइगर रिजर्व। ये आपका एकमात्र टाइगर रिजर्व है मिजोरम का जो आपको पता होना चाहिए। तो डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, मिजोरम से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य ये आपका रहा। मैप से यदि कुछ अंदाज़ा हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो तो मैं बता रहा हूँ। ये राज्य आपका है ओडिशा, ठीक है, ये राज्य आपका है ओडिशा। और ओडिशा की जब हम बात करते हैं तो ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? कौन कौन से टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं ओडिशा में? तो पहला आपको देखने को मिलता है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। इस स्थान पे आपको मिलेगा सिमलीपल टाइगर रिजर्व। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है ओडिशा में, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व मध्य भाग में देखने को मिलता है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो 2 टाइगर रिजर्व हो गए। कौन कौन से? सिमलीपल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। किस राज्य के संदर्भ में? उड़ीसा राज्य के संदर्भ में ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उड़ीसा के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला मैप देखते हैं किस राज्य का है। अगले मैप की बात करें तो ये मैप दिख रहा है आपको राजस्थान का। राजस्थान से जुड़े हुए टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे। अब राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। जैसे पहला आपको देखने को मिलता है सरिस्का। दूसरा आपको देखने को मिलता है रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर तीसरा आपको देखने को मिलता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व तो ये हो गए आपके, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये तीनों के तीनों हो गए किससे? राजस्थान से संबंधित। अब क्योंकि वर्तमान समय में राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो आज की तिथि में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, और ये चारों के चारों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चारों के चारों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला आपको देखने को मिलता है सरिस्का, फिर रणथंभौर, फिर मुकुंदरा हिल्स, और फिर यहीं पे आपको देखने को मिलता है रामगढ़ विषधारी। तो ये 4 टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। और रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ये बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा ये मैप है तमिलनाडु राज्य का। तो आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के बारे में। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व प्रमुखता से आपको देखने को मिलते हैं। पहला कुछ यहाँ पे
दूसरा यहाँ पे, तीसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे और चौथा टाइगर रिजर्व यहाँ पे। 4 टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के संदर्भ में देखने को मिलते थे, लेकिन एक नया बढ़ा है तो अब मिला के 5 हो गए। पहला आपको देखने को मिलता है मदुमुलाई टाइगर रिजर्व। ये जो आपको रीजन है ये है मदुमुलाई टाइगर रिजर्व। मदुमुलाई टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व। मदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बाद जो दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? सत्यमंगलम। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बाद तीसरा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु से संबंधित, इसका नाम है कालकड मुंडन तुरई। कालकड मुंडन तुरई। कालकड मुंडन तुरई, ठीक है। कालकड मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व तीसरा हो गया। चौथे टाइगर रिजर्व की यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। लास्ट में आपको देखने को मिलता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे और जुड़ा है जिसका नाम हमने अभी आपको बताया था। क्या नाम था? श्री विलुपुत्तूर मेघमलई। क्या नाम था? श्री विलुपुत्तूर, श्री विलुपुत्तूर मेघमलई टाइगर रिजर्व। श्री विलुपुत्तूर मेघमलई टाइगर रिजर्व। और ये तमिलनाडु का यदि मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, 5वां टाइगर रिजर्व बना था। 4 तो पहले से थे यहाँ पे, ये 5वां टाइगर रिजर्व बना था। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में ये 51वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैप से तो आप पहचान गए होंगे किस राज्य का मैप है, ठीक है। नहीं पहचाने हैं तो पहचान जाइएगा। ये राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बाघों की जो आबादी है वो अच्छी खासी संख्या बाघों की महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पहला जो आपको देखने को मिलता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व। तीसरा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नवागांव नागजीरा। नवागांव नागजीरा। नवागांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। चौथा जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका नाम है तडोबा टाइगर रिजर्व। और 5वां जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलता है ये है बोर टाइगर रिजर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 टाइगर रिजर्व यहाँ से संबंधित हैं और पाँचों के पाँचों आपको पता होना चाहिए। बोर की जब हम बात करते हैं तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट, नवागांव नागजीरा, तडोबा अंधारी और बोर टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होने चाहिए। इसमें से यदि हम बात करें मेलघाट, नवेगांव नागजीरा, इसके बाद तडोबा और चौथा यहीं पर आपको देखने को मिलता है बोर और सह्याद्री टाइगर रिजर्व कुछ इस स्थान पे आपको देखने को मिलता है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित टाइगर रिजर्व हो गए। महाराष्ट्र के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैप थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन इतना हमारे काम का है क्योंकि जो टाइगर रिजर्व हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आज की तिथि में 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं और ये 6 के 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में आपको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ही ये 6 के 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पन्ना टाइगर रिजर्व। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व यहाँ से देखने को मिलता है इसका नाम है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ये दूसरा टाइगर रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तीसरा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व के बाद अगला देखने को मिलता है पेंच टाइगर रिजर्व।
ठीक है। पांचवा जो आपको देखने को मिलता है, यदि मैं बात करूं, वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बाद छठवां जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 के 6 आपको पता होना चाहिए। पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के बाद पुनः हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मैप। अगला मैप आपको देखने को मिल रहा होगा केरल का। केरल से संबंधित हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे कि भाई केरल में कौन से टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो केरल में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। केरल में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। एक का नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व और दूसरे का नाम है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। जिसमें पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 की जो टाइगर सेंसस जारी किया गया उसमें बताया गया कि सबसे व्यवस्थित टाइगर रिजर्व भारत का यदि कोई है तो वह है पेरियार टाइगर रिजर्व। इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो इसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। केरल के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कर्नाटका के बारे में। अगला जो मैप है वो संबंधित है कर्नाटका के बारे में। आइए देख लेते हैं कर्नाटका के टाइगर रिजर्व। कर्नाटका की बात करें, आप जान रहे हैं टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी आपको देखने को मिलती है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। पहला है काली टाइगर रिजर्व, पहला काली टाइगर रिजर्व। दूसरा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है नागरहोले टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। तीसरा आपको जो देखने को मिलता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और बांदीपुर के बाद चौथा जो देखने को मिलता है, इसका नाम याद रखिएगा, बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगनाथा मंदिर, रंगनाथा मंदिर टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा बिलीगिरी रंगनाथा मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ के नए नाम रखे गए हैं इसलिए वो आपकी परीक्षा के लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक की बात हो गई। कर्नाटक में द्वितीय सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या है, 2 टाइगर कम हैं किससे, मध्य प्रदेश से। अब बात आ गई है छत्तीसगढ़ की, झारखंड की। झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है झारखंड में। झारखंड के बाद अगला राज्य बहुत महत्वपूर्ण है टाइगर की संख्या के हिसाब से भी और यहाँ पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के टाइगर के लिए भी। आप जानते हैं ये मैप है पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो कुछ ही इस रीजन में देखने को मिलता है और दूसरा इसका नाम है बुक्सा टाइगर रिजर्व और कहीं कहीं बक्सा टाइगर रिजर्व भी आपको बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम है सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बहुत महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व, बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये मैप से आपको स्पष्ट होना चाहिए किस राज्य का मैप है। यहाँ पर भी टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। पहले का नाम है जिम कार्बेट और दूसरे का नाम है राजा जी। तो 2 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजा जी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद आ गया उत्तर प्रदेश। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पे पहले ही हुआ करते थे। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व
ये है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब एक नवीनतम टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टाइगर रिजर्व की सूची थी वो समाप्त हुई है। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए टाइगर रिजर्व के बारे में। अब यदि आपको कभी भी, जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको परीक्षा देना है, किसी भी आयु की परीक्षा दे रहे हैं, वर्ष भर परीक्षाएँ होती रहती हैं, तो लगातार आपकी जो आपके एग्ज़ाम है वो चलते रहते हैं। तो आपको बता दें, यदि कभी भी टाइगर रिजर्व देखना है, NTCA आपको टाइप कर लेना है। जब भी आपको टाइगर रिजर्व की बात आएगी, NTCA आपको टाइप कर लेना है। NTCA जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का पेज खुल जाएगा। इस पेज को ओपन करना है, इस पेज को ओपन करना है और इस पेज के सेटिंग में यहाँ पे आपको जाना है, सॉरी सेटिंग में नहीं, इसका मेनू होना चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया तो उसके बाद से आ गया टाइगर रिजर्व मैप, टाइगर रिजर्व लिस्ट। तो हमें टाइगर रिजर्व लिस्ट को देख लेना है कि भाई अपडेटेड कितनी है यहाँ पे, ठीक है, क्या अपडेट है। तो जब हम टाइगर रिजर्व लिस्ट पे जाते हैं, जब टाइगर रिजर्व लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे सभी टाइगर रिजर्व जैसे जैसे इनके नाम आते हैं आते जाएंगे और लास्ट में आपको देखने को संख्या मिल जाएगी कि अभी कितनी संख्या है। लास्ट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। और इस वेबसाइट पे NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे अभी तक 53 टाइगर रिजर्व का डेटा अपडेट है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश 2022 में अधिसूचित किया गया और एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी हमें परीक्षा देने जाना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक बार आकर यहाँ पे हम अवश्य देख लें कि भाई आज की तिथि में कितने टाइगर हैं। और जब आप इस पेज पे आते हो तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। टाइगर से संबंधित कोई रिपोर्ट आती है, कोई जानकारी आती है तो यहाँ पे अपडेट रहती है। जैसे ये टाइगर जो आप जहाँ भी भारत में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ये सभी टाइगर रिजर्व का एक मैप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जब भी किसी परीक्षा में प्रतिभाग करना है तो उससे पहले आप आकर एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लें। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ टाइगर सेंसस ही नहीं, यहाँ पे लेपर्ड सेंसस भी मिल जाएगा, यहाँ पे एलिफेंट सेंसस की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक आप कह सकते हो प्रमाणिक सोर्स है, यहीं से सारी जानकारी जारी होती है। उसके बाद ही आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, पुस्तकों में। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो आधिकारिक जानकारी है। तो टोटल संख्या पूछी जाती है, लेटेस्ट कौन सा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में, तब भी आप इस वेबसाइट पे आइए और वो लिस्ट जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर इसी तरह से किसी कंटेंट पे बात करेंगे। अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा, टाइगर रिजर्व हमने देखा, नेशनल पार्क देखा, अभी एलिफेंट रिजर्व बचे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बची हैं। तो दोनों में से कोई एक दूसरा टॉपिक जो है अगले क्लास में हम देखने को पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।